नमस्ते भैया बहनों। आज हम हिंदी वर्ग 2 में जो अपन हिंदी साहित्य के विकास के बारे में जो अपना क्रम था उसके अपन ने जो हिंदी भाषा है वो 14 प्रादेशिक भाषाओं की मान्यता प्राप्त हुई, वही अब बढ़कर कितनी हो गई थी, 22 हो गई थी। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। अब अपन अध्याय 3, इसमें अपन SC HC आदि की भाषा अर्थात न्याय व विधि कानून की भाषा की समीक्षा, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये जो है अनुच्छेद, यह जो 395 अनुच्छेद है अपने भारतीय संविधान में, उसमें हिंदी साहित्य का क्या योगदान रहा, उसके तहत प्रत्येक नियम में हिंदी साहित्य का कितना महत्व है, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 348 349 से स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व कानून की भाषा उन राज्यों में भी जहां हिंदी को राजभाषा मान लिया गया है अंग्रेजी ही है। नियम, अधिनियम, विनियम तथा विधि का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होने के कारण सारे नियम अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं, बाद में उनका अनुवाद मात्र कर दिया जाता है। इस प्रकार न्याय व कानून के क्षेत्र में हिंदी का समुचित प्रयोग हिंदी राज्यों में भी अभी तक नहीं हो सका। यानी कि कुल मिला के जो अनुच्छेद 348 और 349 है उसमें जो न्याय और कानून भाषा जहाँ हिंदी की राजभाषा मान लिया गया था है अंग्रेजी ही है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी नियम, अधिनियम, विनियम आदि जो पाठ अंग्रेजी में होने के कारण सारे नियम अंग्रेजी में ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के जो रूल्स होते हैं वो अंग्रेजी में ही है और अंग्रेजी में रूल्स है तो वहाँ के जितने भी नियम वगैरह वो सब अंग्रेजी में बने हैं। इसके कारण वहाँ पे बाद में इसका अनुवाद कर मतलब उसका अनुवाद बता दिया जाता है कि जो भी नियम अधिनियम बने उसको हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें वो अंग्रेजी में ही, लेटर पर जितने भी बनते हैं नियम कानून निर्देश वो सभी अंग्रेजी में ही बनते हैं, है ना। इस प्रकार न्याय और कानून के क्षेत्र में हिंदी का समुचित प्रयोग हिंदी राज्यों में भी अभी तक नहीं हुआ। मतलब जहाँ हिंदी राज्य का दर्जा दिया है हिंदी भाषा को, वहाँ अभी तक भी इसका प्रयोग न्याय और कानून व्यवस्था में नहीं, वहाँ पर भी अंग्रेजी ही चालू है। मतलब कुल मिला के पूरी तरीके से अभी तक हमारे देश में अंग्रेजी की ही सत्ता है, मतलब कानून व्यवस्था में भी अंग्रेजी की हुकूमत पूरी तरीके से चल रही है। अध्याय 4, विशेष निर्देश की समीक्षा। अब विदेश निर्देश की समीक्षा में क्या हुआ, अनुच्छेद 350 भले ही संवैधानिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी व्यथा के निवारण हेतु किसी भी भाषा में अभ्यावेदन करने का हकदार माना गया, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यही है कि आज भी अंग्रेजी में अभ्यावेदन करने पर ही अधिकारी त्वच्चो ध्यान देना गंवारा करते हैं। नौकरशाही अंग्रेजी में काम करने की अभ्यस्त हैं जो अंग्रेजी में ही काम करना ज़्यादा पसंद करती हैं। कुल मिला के जो अनुच्छेद 350 है उसमें भले संवैधानिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति अपनी व्यथा यानी अपनी जो भी समस्या हो वो अपनी भाषा में उसको कह सकता है, व्यक्त कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यही है कि आज भी अंग्रेजी का अभ्यावेदन करने पर ही अधिकारी देना गंवारा करते हैं। मतलब कुल मिला के यदि कोई व्यक्ति की कोई समस्या है तो वो कानूनों मतलब जब वो थाने में जाते हैं तो अपनी बातें वो हिंदी भाषा में ही व्यक्त करते हैं, लेकिन जो वहाँ के जो लेखापाल होते हैं वो उनकी सारी बातें अंग्रेजी में ही जब वो फैसला करते तो वो अंग्रेजी में उसको व्यक्त करते। मतलब कुल मिला के अंग्रेजी का अभी तक कानून के क्षेत्र में भी वही कामकाज है, अंग्रेजी भाषा में ही। कुल मिला के इसका अर्थ ये है। आगे अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देशन। अनुच्छेद 351 राजभाषा विशेष उपबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब अनुच्छेद 351 उसमें राजभाषा का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि इसमें हिंदी की भावी स्वरूप के विकास की परिकल्पना सन्निहित है। हिंदी को विकसित करने की दिशाओं में इसमें संकेत हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए समुचित प्रयास करे, ताकि भारत में राजभाषा हिंदी के ऐसे स्वरूप का विकास हो जो समूचे देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की मिली जुली संस्कृति के अभिव्यक्ति के वाहक बन सके। इसके लिए संविधान में इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि हिंदी में हिंदुस्तानी और मान्यता प्राप्त कर अन्य भारतीय भाषाओं की शब्दावली और शैली को अपनाया जाए और मुख्यतः संस्कृत तथा गौणक अन्य भाषाएं विश्व की किसी भी भाषा से शब्द ग्रहण कर उसके शब्द भंडार की समृद्धि किया जाए।
संविधान के निर्माताओं ने यह प्रबल इच्छा थी कि हिंदी भारत में ऐसी सर्वमान्य भाषा के स्वरूप को ग्रहण करे जो सब प्रांतों के निवासियों को स्वीकार हो, है ना। जो संविधान निर्माता उनका यही इच्छा थी कि मतलब कि जो हमारे देश की जो हिंदी है वो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सभी प्रांत के लोग उसे सहजता से ही स्वीकार करें। परंतु संविधान के निर्माताओं को यह आशा थी कि हिंदी अपने स्वाभाविक विकास में भारत की अन्य भाषाओं के वरिष्ठ संपर्क स्थापित करेगी और हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के बीच साहित्य का आदान प्रदान भी होगा, है ना। मतलब जो हमारे देश में जो संविधान निर्माता वो चाहते थे कि हिंदी भाषा को सब ग्रहण करें, परंतु बाद में कुछ उसमें समीक्षा नहीं हुई और अंग्रेजी का ही अब तक बोलबाल चलता गया। संविधान के निर्माताओं ने उचित ढंग से यह आशा की थी कि राजभाषा हिंदी अपने भावी रूप का विकास करने में अन्य भारतीय भाषाओं का सहारा लेगी। यह इसलिए था कि राजभाषा हिंदी को सबके लिए सुलभ और ग्राह्य रूप धारण करना है। सेकंड 1950 ईस्वी के बाद हिंदी को संवैधानिक प्रगति, मतलब 1950 के बाद हिंदी में क्या संवैधानिक प्रगति है उसके बारे में इसमें लिखा गया है। राष्ट्रपति का संविधान आदेश 1952, राज्यपालों एससी एवं एचसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति, एससी यानी क्या सुप्रीम कोर्ट, एचसी यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अधिपत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत था। मतलब 1950 में उन्होंने स्पष्ट कहा था राष्ट्रपति संविधान में आदेश में कि 1952 में राज्यपालों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के पत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत था। परंतु बाद में क्या हुआ, राष्ट्रपति का संविधान आदेश 1955 में कुछ प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का प्रयोग निर्धारित, जैसे जनता के साथ पत्र व्यवहार में, प्रशासनिक रिपोर्ट, सरकारी पत्राओं का संसदीय रिपोर्ट में, संकल्पों में, विधायी नियमों में हिंदी को राजभाषा मान चुके राज्यों के साथ पत्र व्यवहार में, संधि पत्र और करार में, राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधित्व के नाम जारी किए जाने वाले पत्रों में। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग बाल गंगाधर बीजी खेर आयोग 7 जून 1955, मतलब प्रथम राजभाषा आयोग बाल गंगाधर राव ने मतलब 1955 में इसके विषय में इसमें वर्णन किया गया। 31 जुलाई 1956 प्रतिवेदन, इस प्रतिवेदन में क्या बातें थी, आयोग की सिफारिशें, सारे देश के माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य की जाए, देश के न्याय देश की भाषा में किया जाए, जनतंत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग संभव नहीं, अधिक लोग द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा समस्त भारत के लिए उपयुक्त है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग ठीक है, किंतु शिक्षा, प्रशासनिक, सार्वजनिक जीवन तथा दैनिक कार्यकलापों विदेशी भाषा का व्यवहार अनुचित है। इसके विषय में उन्होंने वर्णन किया गया था। टिप्पणी, आयोग के 2 सदस्य थे, बंगाल के सुनीत कुमार चटर्जी और तमिलनाडु के पी सुब्बोराय। आयोग की सिफारिशों से असहमति प्रकट की और आयोग ने सदस्यों पर हिंदी के पक्ष लेने का आरोप लगाया। जो भी हो, प्रथम राजभाषा आयोग खेर आयोग ने हिंदी के अधिकाधिक और प्रगामी प्रयोग पर बल दिया गया था। खेर आयोग ने जो ठोस सुझाव रखे थे, सरकार ने उन्हें महज औपचारिक मानते हुए राजभाषा हिंदी के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, है ना। कुल मिला के जो आयोग में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसमें हिंदी के बारे में मतलब हिंदी की प्राथमिकता दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी सिफारिशें की और कुछ लोगों ने उसकी सिफारिशें नहीं की, इसलिए वो डामाडोल, मतलब कि हिंदी के विकास में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, है ना, क्योंकि सब प्रकार के लोग थे उस समय, है ना, लोगों का मत एक प्रकार का नहीं था। संसदीय राजभाषा समिति, मतलब संसदीय राजभाषा समिति, गोविंद बल्लभ जी बी पंत समिति, ये कब हुई थी, 16 नवंबर 1957 गठन, 8 फरवरी 1959 में प्रतिवेदन इसका बना था। इसमें क्या था कि पंत समिति ने कहा कि राष्ट्रीय एकता को घोषित करने के लिए यह एक भाषा को स्वीकार कर लेना का स्वतंत्रता पूर्व का जोश ठंडा पड़ गया है। सिफारिशें हिंदी संघ की राजभाषा का स्थान जल्दी से जल्दी ले, लेकिन इस परिवर्तन के लिए कोई निश्चित तारीख 26 जनवरी 1965 नहीं दी जा सकती। यह परिवर्तन धीरे धीरे स्वाभाविक रीति से होना चाहिए। 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी प्रधान राजभाषा और हिंदी सहायक
राजभाषा रहनी चाहिए। कहाँ तक? 1965 तक। अंग्रेजी प्रधान, हाँ बस होनी चाहिए। 1965 के बाद जब हिंदी संघ की प्रधान राजभाषा हो जाए तो अंग्रेजी संघ की सहायता और राजभाषा रहनी चाहिए। टिप्पणी: पंत समिति की सिफारिश पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास दंड टंडन और सेठ गोविंद दास असहमत और असंतुष्ट थे, है ना। उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रातः स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं, है ना। इस विषय में मतलब किस प्रकार के लोग थे कुल मिला के। दोनों नेताओं ने समिति द्वारा अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने का भी घोर विरोध किया। जो भी हो, सरकार ने पंत समिति को सिफारिश को स्वीकार कर लिया, है ना। आखिरी में मतलब हिंदी के बारे में जो सरकार डामाडोल चल रही थी स्थिति, वो उन्होंने स्वीकार कर ही ली। राष्ट्रपति का आदेश 1960 शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न निर्देश, है ना। मतलब हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिए सबको निर्देश दे दिए थे राष्ट्रपति आदेश। कब? 1960 में सभी विभागों को। राजभाषा अधिनियम 1963-1959 में संशोधित हुआ। इसमें क्या था? संविधान के अनुसार 15 वर्ष के बाद अर्थात 1965 ईस्वी में सारा कामकाज हिंदी में शुरू होना था, परंतु सरकार की ढूलमूल नीति के कारण यह संभव नहीं हो सका। अहिंदी क्षेत्रों में विशेष बंगाल और तमिलनाडु डीएमके द्वारा में हिंदी का घोर विरोध हुआ। इसकी प्रक्रिया हिंदी क्षेत्र में हुई। जनसंघ स्थापना 1951 ईस्वी। संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी एवं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसजी स्थापना 1952। संस्था लोहिया द्वारा हिंदी का घोर समर्थन किया गया। कब? 1952 संस्थापक लोहिया द्वारा, मतलब उन्होंने हिंदी का बहुत ही समर्थन किया। हिंदी के कट्टरपंथी समर्थकों ने भी भाषा उन्माद की उभारा, जिसके कारण हिंदी को प्रकृति के बदले हिंदी को हानि पहुंची। इस भाषाई कोलाहल के बीच प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले अहिंदी क्षेत्रों की सम्मति प्राप्त की जाएगी और तब तक अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। राजभाषा विधेयक को गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रस्तुत किया और राजभाषा विधेयक का उद्देश्य जहां राजकीय प्रयोजन के लिए 15 वर्ष के बाद यानी 1965 को हिंदी का प्रयोग आरंभ होना चाहिए था, वहां व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू न करके उस अवधि के बाद भी संघ की सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग बनाए रखना, है ना। कुल मिला के उस समय हमारे देश में सरकार ही दमदार नहीं थी, इसलिए हिंदी का विरोध चलता रहा। राजभाषा अधिनियम के प्रावधान। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 9 धाराएं हैं, जिसमें सर्वप्रथम 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी ही, पर उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी जिनके लिए वह उस तिथि के तुरंत पहले प्रयुक्त की जा रही हैं। टिप्पणी: इस प्रकार 26 जून 1965 में राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत द्विभाषित स्थिति प्रारंभिक हुई, जिसमें संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं, है ना। मतलब 26 जून 1965 में राजभाषा अधिनियम द्वारा प्रारंभ हुई, है ना। इसमें दोनों ही भाषा के बारे में जोड़ दिया गया कुल मिला के। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 समय समय पर संसद के भीतर और बाहर जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए आश्वासनों और लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राजभाषा विधेयक 1963 को प्रस्तुत करते समय अहिंदी भाषी के दिलाए गए विश्वास को मूर्त रूप से प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी ने, जो अपने पिता की भांति अहिंदी भाषी को सहानुभूति रखती थी, वे शासनकाल में राजभाषा संशोधन विधेयक 1967 में पारित किया गया। जो उसके पिताजी से चलता आ रहा था वही उसने किया, है ना, अलग से कुछ नहीं किया। राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 के प्रावधान। इस अधिनियम के तहत राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा के स्थान पर नए उपबंध लागू हुए। इसके अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, संकल्प पारित करना होगा और विधानमंडलों के आगे एक पेज इसको देख संकल्पों पर विचार
कर लेने के पश्चात उसकी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। टिप्पणी: इस अधिनियम के द्वारा इस भारत की व्यवस्था की गई कि अंग्रेजी सरकार के कामकाज के सहभाषा के रूप में तब तक बनी रहेगी जब तक हिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का एक भी राज्य चाहेगा कि अंग्रेजी बनी रहे तो वह सारे देश की सहायता राजभाषा बनी रहेगी, है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। अब इसको क्या समझे, सारी चीज़ें हिंदी में क्लियर कर रखी है ना। जो चीज़ें डाउट होगी वो अपन बताएंगे, कोई दिक्कत ही ना, पढ़ लेते हैं और आपको सुनना है। संसद द्वारा पारित संकल्प 1968 ये क्या बोलता है ना। राजभाषा हिंदी को प्रादेशिक भाषाओं की प्रगति को सुनिश्चित करना। नंबर 2, त्रिभाषा सूत्र में लागू करना। एकता की भावना के संवर्धन हेतु भारत सरकार राज्यों के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र को लागू करेगी। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत यह प्रस्तावित किया गया कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य भारतीय भाषाओं यानी दक्षिणी भारतीय भाषाओं एवं हिंदी भाषाओं में किसी एक को तथा हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रादेशिक भाषा को साथ साथ हिंदी को बढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, चलो अपन इसको छोड़ देते हैं, ये तो कोई बार बार वही आ रहा है ना। आगे की चीज़ अपन पढ़ते हैं। अब इस पे आ जाओ। राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं, है ना। जो राजभाषा है उसके विकास से संबंधित संस्थाओं को अपन पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी संस्था है। संस्था का नाम है केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली, है ना। इस संस्था का नाम क्या था, केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली। स्थापना 1967 में हुई थी। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा हिंदी को प्रचार प्रसार के संबंध में चालू कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करना। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे। शिक्षा मंत्रालय के अधीन संस्था का नाम साहित्य अकादमी नई दिल्ली। स्थापना 1954 में हुई थी। कार्य साहित्य को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था थी, है ना। ये साहित्य को बढ़ावा देने वाली। दूसरी संस्था नेशनल बुक ट्रस्ट NBT नई दिल्ली। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या था, शिक्षा विज्ञान और साहित्य की उच्च कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन कम मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना। संस्था का नाम, स्थापना और कार्य। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका कार्य क्या था, शब्दकोशों विश्वकोशों और हिंदी भाषियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना। अगली संस्था इसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका कार्य क्या था, विज्ञान व तकनीक से संबंधित शब्दावलियों का प्रकाशन करना, है ना। आगे गृह मंत्रालय के अधीन। अब गृह मंत्रालय के अधीन कौन सी संस्था का कार्य बनाता है ना, उसको अपन देख लेते हैं। संस्था का नाम क्या था, इसमें राजभाषा विधेय आयोग। इसकी स्थापना 1965 और 75 में हुई थी। कार्य इसका केंद्रीय अधिनियम के हिंदी पाठ का निर्माण। अगली संस्था इसमें केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो। यह सब गृह मंत्रालय के अधीन में हुई थी। स्थापना इसकी 1971 में हुई थी। देश के अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था राजभाषा विभाग। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामले, है ना, इसके बारे में इसमें मंत्रालय किया गया था, है ना। विधि कानून मंत्रालय के अधीन। संस्था का नाम, स्थापना, कार्य राजभाषा विधेय आयोग। स्थापना 1975 में। कार्य यह आयोग पहले गृह मंत्रालय के अधीन था। प्रमुख कानूनों को हिंदी पाठ का निर्माण। आगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन। प्रकाशन विभाग 1941। फिल्म प्रभाव 1948। पत्र सूचना कार्यालय 1956। आकाशवाणी 1957। दूरदर्शन 1976। मतलब सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नवीन, है ना। ये
जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन में जो चीज़ें बनी, ये कौन कौन से कब हुई थी? प्रकाशन विभाग ये 1941 में, फिल्म प्रभाग 1948 में, पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली 1956 में, आकाशवाणी 1957 में, दूरदर्शन 1976 में। आगे राष्ट्रभाषा और राजभाषा संबंधी कुछ विविध तथ्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र व घनिष्ठ सहयोगी और पत्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदुस्तान का नारा दिया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ था। हिंदी के समर्थक कौन कौन से उन वैज्ञानिकों को अपने नज़र डाल लेते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन, संपूर्णानंद, वेंकटेश नारायण तिवारी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन शिव प्रसाद गुप्ता, बाबूराय विष्णु पराटकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा, लक्ष्मीधर वाजपेयी, श्री नारायण चतुर्वेदी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, किशोरीदास वाजपेयी, वियोगी हरि, देवीदत्त शुक्ल आदि ये इसके हिंदी के समर्थक ये प्रमुख थे उस समय। हिंदुस्तानी के समर्थक, अब हिंदी और हिंदुस्तानी के समर्थक अलग अलग थे। हिंदुस्तानी के समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, काका कोलेलकर, श्री राजगोपालचारी, पंडित सुंदरलाल, जमनालाल बजाज, प्रेमचंद्र, डॉक्टर ताराचंद, जैनेन्द्र कुमार, राय कृष्णदास आदि। कांग्रेस के भोजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी, एक हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के विराट मंडप में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद भोजपुर एवं जमनालाल बजाज हरिपुरा ने की। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा, जिसका समर्थन शंकरराव देव ने किया। संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर हुए मतदान में हिंदुस्तानी को 77 वोट तथा हिंदी को 78 वोट मिले। आज़ादी पूर्व हिंदी का समर्थन करने वाले व आज़ादी बाद हिंदी का विरोध करने वाले व्यक्तित्व, है ना, मतलब आज़ादी के पूर्व हिंदी का समर्थन करने वाले और आज़ादी के बाद हिंदी का विरोध करने वाले व्यक्तित्व, इसके ऊपर अपन प्रकाश डाल लेते हैं। ठीक है। श्री राजगोपालचारी, सुनीता कुमार चटर्जी, हुमायूं कबीर, अनंत शयनम अयंगर आदि। मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूँ। मैं उन हिंदी वालों का विरोध करता हूँ जो वस्तु स्थिति को नहीं समझकर अपने स्वार्थ कारण हिंदी को लादने की बात सोचते हैं, श्री राजगोपालचारी ने कहा था। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए ठीक उतनी ही विदेशी है जितनी कि हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। ये किसने कहा था? श्री राजगोपालचारी ने। कब? 1958 में। आगे हिंदुस्तान वाले राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह समूचे दक्षिण भारत को भूल जाता है। इरोड वेकेंड रामास्वामी ईवीआर पेरियाज 1952 में एक विख्यात स्वतंत्र सेनानी पोटेटी श्री रामलू तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश बनाने की मांग पर आमरण अनशन करते हुए 58 दिन के बाद 19 अक्टूबर 16 दिसंबर अपनी जान दे दी। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मुहिम में तेजी हुई, है ना। एक व्यक्ति ने तो जान ही दे दी थी, मतलब अनशन पे बैठ गए थे वो 58 दिन तक। फिर पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अपने शासन के क्रमशः पंजाबी, मराठी और गुजराती भाषा के साथ साथ हिंदी को सहभाषा के रूप में घोषित कर रखा। आगे हिंदी को उपभाषाएं बोलियाँ। अब हिंदी की उपभाषाएं बोलियाँ कौन कौन सी, उस पर अपन प्रकाश डाल लेते हैं ना। मैं जो भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ डिटेल में पढ़ रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है ना। आप तो इसको एक बार पढ़ लेना और जो मेन टॉपिक उस पर अंडरलाइन कर लेना और उसके नोट्स बना लेना, तभी आप एग्ज़ाम में आप अच्छे कवर कर पाओगे। इस हिंदी विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक है ना, आप उसमें पूरे में से पूरे नंबर लाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही डीप में इसको पढ़ा रहा हूँ, है ना। आगे हिंदी की उपभाषाएं बोलिए कौन कौन सी? हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र, हिंदी पट्टी। हिंदी पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिमा बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती हैं। इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली आते हैं। भारत की हिंदी भाषी राज्य की जनसंख्या 46 करोड़ से अधिक है। वर्ष 2011 का जनगणना के अनुसार देश की 1.2 अरब जनसंख्या में से 43.63% लगभग 53 करोड़ की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी की उपभाषाएं बोलियाँ। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। उपभाषा हो, अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है और वह बोली में न रहकर उपभाषा बन जाती है। आगे उपभाषाएं। अब भाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। साहित्यिक जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठ सर्वमान्य रूप प्रदान कर लेते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कहीं उपभाषाएं होती है तथा एक वो भाषा के अंतर्गत कहीं बोलियां होती है ना। ये उपभाषा और भाषा संबंधित इसमें फैक्ट दे रखा है। सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 ईस्वी को मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी को उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकृत प्रस्तुत किया। बाद में ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी में भारत का भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया जो 1927 ईस्वी में संपन्न हुआ। उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम था ए लिंग्विस्टिक सर्वे, है ना। उन्होंने सर्वे किया था आप इंडिया। इसमें उन्होंने हिंदी क्षेत्र की बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटकर उनकी व्याकरणिक शाब्दिक विशेषता का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद 1926 ईस्वी में सुनीति कुमार चटर्जी ने बांग्ला भाषा का उद्भव और विकास में हिंदी का उपभाषाओं में बोलियां में वर्गीकृत प्रस्तुत किया। चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया, वे उन्हें भाषाएं नहीं गिनते थे, है ना। बस आपको सिर्फ इनको पढ़ना है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है ना। इतनी भी चीज़ें यदि आप पढ़ लोगे तो आप क्लियर हो जाओगे। धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास 1933 को वर्गीकृत मुख्यतः सुनीति कुमार चटर्जी के वर्गीकृत पर ही आधारित है। केवल उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे उसमें पहाड़ी भाषाओं को शामिल किया गया है ना। इनके अलावा कहीं विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया और आज इस बात को भी लेकर आज आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियां को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषा के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। मतलब इन उपभाषा के अंतर्गत हिंदी की कितनी बोलियां आती है? 17 बोलियां आती हैं। हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, इसमें हिंदी की उपभाषा और बोलियां इसमें दे रखी है ना, उसको मैं पढ़ूंगा, है ना। तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दे रखा है, जहाँ मैं आपको यदि नहीं दिखे पेंसिल से मैं अंडरलाइन करता हूँ और आप समझ जाना वो शब्द कौन सा है ना। गढ़वाली, बांगुर, है ना, हरियावली, मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमाऊनी, मागही, मैथिली, है ना। संकेत मतलब ये जो मैंने हिंदी में उपभाषा बोलियां अभी मैंने बोली है, इसमें से जो ये वाला संकेत है, कौन सा? ये वाला, ये उपभाषा सीमा रेखा को बता रहा, और ये वाला है, ये बोली सीमा रेखा को बता रहा है, ठीक ना। इस फैक्ट को आपको समझना है। आगे उपभाषा, बोलियां और मुख्य क्षेत्र। राजस्थान में कौन सी बोलियां है? मारवाड़ी पश्चिम राजस्थान, जयपुर और ढूंढारी में बोली जाती है। पूर्व राजस्थान में बोली जाती है मेवाती, उत्तरी राजस्थान में, और मालवी दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। मुख्य क्षेत्र इसका राजस्थान ही है, ठीक है। आगे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी कोरवी या खड़ी बोली, बांगुरी और ये हरियाणवी बोली है, और ये आकार बहुला है, और इसका क्षेत्र कहाँ है? हरियाणा। ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, ओंकार, बहुला, ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ठीक। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये बोलियां हैं। ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बघेली मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, ठीक है। अब पहाड़ी क्या है? बिहारी।
बिहारी भोजपुरी, इसकी बोलियाँ कौन सी है? भोजपुरी, ये बिहार उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मगधी जो बोली है वो बिहार में बोली जाती है। मैथिली जो बिहार में बोली जाती है। अब पहाड़ी, पहाड़ी जो की उपबोलियाँ हैं, पहाड़ी, कुमाऊनी एक तो उपबोली है, गढ़वाली उपबोली है, और इसका मुख्य क्षेत्र उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। उत्तराखंड तो कुमाऊनी का है और गढ़वाली का हिमाचल प्रदेश मुख्य क्षेत्र है। ठीक है ना, नोट करके उसने एक बात लिखी है। नोट, एक भाषा विद्वान के अनुसार शुद्ध भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी को दो मुख्य उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्व हिंदी, है ना। इसके आगे की चीज़ अपन कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।